नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा व्यक्तित्व। व्यक्तित्व क्या और इसकी विशेषता के बारे में जानेंगे। दूसरा, इसके वर्गीकरण को जानेंगे। इसके दो प्रकार के सिद्धांत हैं। एक तो प्रकारात्मक वर्गीकरण, उसके सिद्धांत, दूसरा गुण के आधार पर, और तीसरा दोनों का मिक्सचर। तो एक एक करके पढ़ते हैं। इस वीडियो में हम व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे, उसकी विशेषता और उसके वर्गीकरण संबंधी सिद्धांत। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है व्यक्तित्व क्या है। तो पर्सनालिटी, इस वर्ड की उत्पत्ति हुई है पर्सोना से। पर्सोना एक ग्रीक भाषा का शब्द है, यानी कि यूनान का शब्द है, जिसका अर्थ वहां पे मुखौटा से लिया जाता है। यानी यूनानी जो लोग थे वो मुखौटा पहनकर लोक मंचों पर अभिनय करते थे, और इसको अलग अलग पर्सनैलिटी के हिसाब से परिभाषित किया जाता था। उसी से वर्ड ड्राइव हुआ इंग्लिश में पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व। अब प्राचीन काल में बाहरी रूप से शारीरिक संरचना को देखकर ही पर्सनैलिटी के बारे में डेफिनेशन दी जाती थी, लेकिन वर्तमान में हम सभी फैक्टर पे विचार करते हैं, जैसे आंतरिक, बाह्य, उसके पॉजिटिव, नेगेटिव और अनेकों फैक्टर जो आप आगे की थ्योरीज में सीखोगे। दो और चीजें हैं कि वातावरण और वंशानुक्रम पर बिल्कुल डिपेंड करता है। ठीक है, व्यक्तित्व किसी भी व्यक्ति का वातावरण और वंशानुक्रम पर डिपेंड करता है। दूसरा, सीखना और अनुभव का अर्जन, दोनों फैक्टर पर्सनैलिटी में योगदान देते हैं। तो अब तक हमने क्या सीखा, पर्सनैलिटी कहाँ से ड्राइव हुआ, और प्राचीन काल में सिर्फ आउटर स्ट्रक्चर को, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देख के ही बताते थे, लेकिन अब इंटरनली स्ट्रक्चर को देख के उसके पॉजिटिव नेगेटिव फैक्टर को ध्यान में रखते हुए पर्सनैलिटी को डिफाइन करा गया है, जो कि इन्वायरमेंट और हमारे जीन्स पे डिपेंड करती है। दूसरा, सीखना और अनुभव का अर्जन, दोनों फैक्टर पर्सनैलिटी में योगदान देते हैं। मान लो आप क्या स्किल आप सीख रहे हो, कैसा आपका एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से आपकी पर्सनैलिटी बनती चली जाएगी। अब इसके संबंध में कुछ परिभाषाएं हैं जो और ज्यादा कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगी। फर्स्ट है हमारा, व्यक्तित्व वह है जिसके द्वारा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति किस परिस्थिति में क्या करेगा। ये परिभाषा दी थी आरबी केटल। तो केटल की परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। व्यक्तित्व वह है जिसके द्वारा हम यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति किस परिस्थिति में क्या करेगा, ये आरबी केटल ने कहा। दूसरी परिभाषा है, परिभाषा तो वैसे सैकड़ों है, लेकिन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं से हम इसको जोड़ के पढ़ेंगे। व्यक्तित्व वह सब है जो हम करते हैं, जो हमारे द्वारा करा जाता है, वो सारा पर्सनैलिटी के अंतर्गत आता है। ये वाटसन महोदय ने कहा। थर्ड परिभाषा हमारी, व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है, जेपी गिलफोर्ड ने कहा था। तो आप इसको ट्रिक से याद कर सकते हो, गिलफोर्ड और गुणों का समन्वित रूप। व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता है, व्यवहार की समग्र विशेषता है। तो इसमें वह दो बार आया, तो इसका मतलब आप इसको विलियम वुडवर्थ से भी जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट, व्यक्तित्व व्यक्ति की जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। ये किसने कहा था, वैलेंटाइन ने कहा। व्यक्तित्व व्यक्ति की जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, ये वैलेंटाइन ने कहा था। सिक्स्थ परिभाषा है व्यक्तित्व की, व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र है। संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र है, ये डैशियल महोदय ने कहा था। अब सबसे फेमस इसकी है कि 1956 से पहले व्यक्तित्व की लगभग 49 परिभाषा, ये पूछा जा चुका है किसी टीईटी एग्जाम में, सीटेट में एक बार आए थे। 1956 से पहले व्यक्तित्व की 49 परिभाषाएं अलग अलग विद्वानों द्वारा दी जा चुकी थी। तो 50th प्लेस पे 1956 में ऑलपोर्ट के द्वारा सर्व प्रसिद्ध परिभाषा दी गई। सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा व्यक्तित्व की इन्होंने डिफाइन करी। क्या कहा इन्होंने कि व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोदैहिक गुणों का एक गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ एक अनूठा समायोजन स्थापित कर सके। सबसे ज्यादा मीनिंगफुल यही परिभाषा है इसकी, जो गुणों का एक गत्यात्मक संगठन हो और जो इन्वायरमेंट के साथ में एडजस्ट भी कर पाए। तो इसमें ओवरऑल चीजें बता दी गई है। सबसे ज्यादा फेमस थी 1961 में इसमें संशोधन हुआ और वातावरण के साथ एक अनूठा को हटा के इसकी जगह विशिष्ट व्यवहार एवं विचार कर दिया गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कब संशोधन हुआ और किस वर्ड के साथ में संशोधन हुआ, क्योंकि ये परिभाषा इंपॉर्टेंट है, तो ये पूछा जा सकता है। व्यक्तित्व का वर्गीकरण, सबसे पहले भारत में ही वर्गीकरण हुआ
सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। सतोगुणी वो होते हैं जो ईश्वर और धर्म में विश्वास रखते हैं, रजोगुणी वो होते हैं जो कर्म में विश्वास रखते हैं, और तमोगुणी सुख और विलास प्रवृत्ति वाले होते हैं। तो सबसे प्राचीन वर्गीकरण भारत में हुआ। भारतीय दृष्टिकोण के आधार पर अगर पूछा जाए व्यक्तित्व कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का होता है। अब आधुनिक दृष्टिकोण क्या कहता है? आधुनिक दृष्टिकोण के आधार पे भी 3 ही प्रकार का होता है। उसमें भावुक, कर्मशील और विचारशील को रखा गया है। भावुक में क्या आता है? जो बात बात पे इमोशनल हो जाए, ठीक है, हंसदे या रो दे। कर्मशील जो कर्म पे विश्वास रखे और इसको सर्वोत्तम कहा गया है। विचारशील जो कार्य करने से पहले विचार करे, ठीक है। तो सबसे इन तीनों में सबसे उत्तम कर्म वाला माना गया है। वांछित व्यक्तित्व माना जाता है कौन सा? जो सांवेगिक रूप से स्थिर हो, तो वही वांछित व्यक्तित्व माना जाता है। ये सीटेट में आ रखा है। वांछित व्यक्तित्व निम्न में से कौन सा है? भावुक, कर्मशील, विचारशील, सांवेगिक रूप से स्थिर। तो ये सांवेगिक रूप से स्थिर होगा। अब व्यक्तित्व के सिद्धांत, थ्योरीज, यहां से इंपॉर्टेंट पोर्शन इसका स्टार्ट होता है। टाइप अप्रोच यानी वर्गीकरण वाले, जो बताएंगे कि ए टाइप, बी टाइप, या 3 प्रकार के, 4 प्रकार के। क्योंकि ये फेल हो जाती है कुछ पॉइंट पे आके, तो उसके बाद ट्रेट अप्रोच आती है, यानी कि गुणों के आधार पर, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ वर्गीकरण होगा और यहाँ पे गुणों के बारे में बात करी जाएगी, ठीक है। इसमें आते हैं ऑलपॉर्ट और कैटल। ऑलपॉर्ट और कैटल। टाइप कम ट्रेट, इसमें आइजेंक का सिद्धांत आता है। और जो टाइप अप्रोचेस में हिप्पोक्रेटस, शेल्डन, क्रेचमर, कार्ल गुस्ताव यूंग, स्प्रेंगर, थॉर्नडाइक और बहुत सारे हम इसमें देखेंगे आगे, ठीक है। और 4th नंबर पे जो सिद्धांत है व्यक्तित्व का, वो है साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ फ्रॉइड, सिगमंड फ्राइड। फ्राइड की साइको एनालिटिक थ्योरी, ये पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हमारा रहेगा टाइप अप्रोच। सबसे पहला जो वर्गीकरण था, टाइपोलॉजी जो दी थी, वो दी थी हिप्पोक्रेटस महोदय ने। हिप्पोक्रेटस का वर्गीकरण सबसे प्राचीन माना जाता है। ये कौन थे? ये यूनानी चिकित्सक थे। हिप्पोक्रेटस यूनानी चिकित्सक थे। इन्होंने अपनी बुक लिखी थी नेचर ऑफ मैन, उसमें इस सिद्धांत का वर्णन करा था। और सबसे पहला क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया, इसको हिप्पोक्रेटस की टाइपोलॉजी भी कहा गया है। और ये 4 प्रकार का स्वभाव इन्होंने बताया। कौन कौन सा? सबसे पहला काला तत्व वाला सिद्धांत, या इस इंग्लिश या नाम भी आपको याद रखना है, कई बार इंग्लिश ही पूछ लेता है, तो उसको बोलते हैं मेलेंकोहोलिक, ठीक है, मेलेंकोलिक। दूसरा पीला तत्व वाला या क्लोरिक, रक्त वाला सैंग्विनिक, और कफ या श्लेष्मा वाला ये होता है प्लेग्मेटिक, ठीक है। तो काले तत्व वाले को देखते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, जैसे काला तत्व वाला तो निराशावादी होगा। निराशावादी होगा तो उदास, निराश, दुखी और विवादी भी उसको कहा गया, उसके उसके गुण हैं, ठीक है। पीला तत्व वाला ये गुस्सैल होगा, क्रोधी और कोपशील। रक्त वाला आशावादी होगा, प्रसन्न और खुश मिजाज। और कफ या श्लेष्मा वाला प्लेग्मेटिक यानी विरक्त होगा, डिसइंटरेस्टेड होगा, शांत स्वभाव का होगा और निष्क्रिय होगा, ठीक है। अब एक और चीज आप नोट करो कि काला तत्व वाला जो होगा यानी निराशावादी जो होगा, वो फिजिकल और इमोशनल दोनों दृष्टि से कमजोर होगा। गुस्सैल यानी पीला तत्व वाला, वो फिजिकली स्ट्रोंग होगा लेकिन इमोशनली कमजोर होगा। रक्त वाला ये फिजिकली और इमोशनली दोनों एस्पेक्ट से स्ट्रोंग होगा। कफ या श्लेष्मा वाला जो विरक्त है, वो फिजिकली तो ठीक होगा लेकिन इमोशनली वो भाव शून्य है, ठीक है। तो ऐसे आप इनको याद रखना, इसी पे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसके बाद क्रेचमर का वर्गीकरण आता है। क्रेचमर और शेल्डन ये दोनों का शरीर के आधार पर, शारीरिक गुणों के आधार पर, शरीर की बनावट के आधार पर वर्गीकरण। तो क्रेचमर ने 4 प्रकार का वर्गीकरण किया। उसने पिकनिक, एस्थेटिक, एथलीट और डाइप्लास्टिक। तो पिकनिक में क्या आता है? पिकनिक में आता है जो गोल मटोल है, मिलनसार, विनोद प्रिय, बहिर्मुखी होते हैं, जो खाने पीने के शौकीन होते हैं। एस्थेटिक पतला दुबला, संकीर्ण वक्ष और हंसी का पात्र होता है, ठीक है। शारीरिक, उसके बाद एथलेटिक, जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है, एथलेटिक यानी जो शारीरिक रूप से पुष्ट हो, मजबूत हो, वो सुखी, दृढ़ निश्चयी, आशावादी और खिलाड़ी आते हैं उसमें, शारीरिक पुष्ट में। अब डाई प्लास्टिक क्या है? क्रेचमर ने 4th वाले में क्या बताया कि फर्स्ट 3 का मिला जुला रूप, इसको कहते हैं डाई प्लास्टिक।
शेल्डन का वर्गीकरण, अब शेल्डन महोदय ने क्या कहा, इसने 3 प्रकार से वर्गीकरण दिया, ये भी शारीरिक आकृति और गुणों के आधार पे ही दिया गया है, और इनकी बुक थी टाइप्स ऑफ मैन, उसमें वर्गीकरण किया। और शेल्डन के वर्गीकरण को सोमेटोटाइप भी कहा गया है। सोमेटोटाइप क्यों, ये एक वर्ग है, ठीक है, शारीरिक आकृति गुणों के आधार पे बनाया गया एक वर्ग है, ठीक है, एक टैक्सोनॉमी है सोमेटोटाइप। तो याद रखना किसको सोमेटोटाइप कहा गया है, शेल्डन के वर्गीकरण को सोमेटोटाइप कहा गया है। और उनकी बुक का क्या नाम था, टाइप्स ऑफ मैन, इनकी बुक का नाम था। ओके, आगे बढ़ते हैं। 3 प्रकार से उन्होंने बताया, एक तो एंडोमॉर्फिक यानी गोलाकार, एंडोमॉर्फिक यानी गोलाकार जो भोजन प्रिय, शौकीन और मिलनसार हंसमुख प्रवृत्ति के होते हैं। उसके बाद एक्टोमॉर्फिक लंबकार, ये दुबले पतले होते हैं, शांत प्रिय होते हैं, निराशावादी होते हैं और बुद्धि इनकी तीव्र होती है। उसके बाद मेसोमॉर्फिक यानी आयताकार आकृति वाले, वो शक्तिशाली होते हैं, उत्साही होते हैं, क्रोधी और आशावादी, रिस्क लेने वाले होते हैं, ठीक है। तो शेल्डन ने 3 प्रकार से दिया और क्रेचमर ने 4 प्रकार से वर्गीकरण दिया। इसके बाद ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, आगे शॉर्ट में लिखा भी हुआ है, सिर्फ आपको वन लाइनर के फॉर्म में पढ़ना है। युंग का सिद्धांत, युंग या जुंग का सिद्धांत, हिंदी में युंग, इंग्लिश में युंग, मनोवैज्ञानिक गुणों पर आधारित सिद्धांत था ये, ठीक है। कार्ल गुस्ताव युंग, ये कौन थे, ये फ्रायड के शिष्य थे, ठीक है। फ्रायड ने लिबिडो पे ध्यान दिया ज्यादा, लेकिन उसने हटके कुछ अलग बातें बताई युंग ने, ठीक है। जो मानसिकता के बारे में बताया, जीवन के बारे में बताया और जागरूकता के बारे में इन्होंने ध्यान केंद्रित किया। अब युंग ने चेतन और अचेतन मन की बात करी, और जो हमारा अचेतन मन है, अनकॉन्शियस माइंड, उसको 2 भागों में बांटा, पर्सनल यानी व्यक्तिगत और कलेक्टिव यानी सामूहिक। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज और आती है कि युंग के इसी सिद्धांत में उसने एक महत्वपूर्ण संप्रदाय दिया जिसे आर्केटाइप कहा। तो आर्केटाइप किसने दिया, आर्केटाइप का संप्रत्यय किससे संबंधित है, कार्ल युंग से संबंधित है, ठीक है। उन्होंने कितने आर्केटाइप दिए थे, 12 आर्केटाइप दिए थे, और ये होते क्या है देखते हैं। आर्केटाइप का अर्थ उन सार्वभौमिक अर्थपूर्ण अवधारणाओं से है जो एक मानव के जन्म से ही उसके सामूहिक अचेतन का हिस्सा है। अर्थात आर्केटाइप उन आम प्रतीकों से लिए गए हैं जो हर व्यक्ति, ये जाति की स्पेलिंग गलत हो रखी है, जाति स्थान विशेष रूप में समान अर्थ देने वाले हैं, ठीक है, जो कलेक्टिवली होते हैं। जैसे समान चिन्ह सबके लिए होंगे, लोक साहित्य सबके लिए समान, मिथक सबके लिए समान। तो इसमें आपको बताया गया है 12 आर्केटाइप कौन कौन से हैं। द ईगो टाइप्स यानी इनोसेंट, ऑर्फन या रेगुलर, हीरो, कॉरगिवर। फिर उसके बाद सोल टाइप, 4 तो ये होंगे, 5वां यहां से स्टार्ट होगा, एक्सप्लोरर, रेबेल और लवर। उसके बाद क्रिएटर, और सेल्फ टाइप में आता है जेस्टर, सेज, मैजिशियन और रूल, ठीक है। कार्ल जुंग का जो इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है यहाँ से, उन्होंने व्यक्तित्व को अंतर्मुखी और बहिर्मुखी 2 प्रकार से बताया। बहिर्मुखी वो होते हैं जो अपने विचारों को बाहरी दुनिया में एक्सप्रेस कर पाए इजीली, और अंतर्मुखी वो होते हैं जो ऐसा नहीं कर पाते, ठीक है। इनके मित्रों की संख्या सीमित होती है और ये रूढ़िवादी या कंजर्वेटिव होते हैं। अभी इसके बारे में और डिस्क्रिप्शन लेंगे। जुंग का सिद्धांत ये हमारे 4th पॉइंट पे है, मनोवैज्ञानिक गुणों पर आधारित सिद्धांत। इसको सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण, ये भी इसी के आधार पर ही है, ठीक है। कार्ल जुंग का जो मनोवैज्ञानिक गुणों पर आधारित सिद्धांत है, उसको सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण ये भी कहा जाता है। अब ये कौन थे, मैंने अभी बताया, सिगमंड फ्रायड के शिष्य थे, और इन्होंने 2 प्रकार से व्यक्तित्व को निर्धारित किया। अंतर्मुखी, जो व्यक्ति अपने विचारों को खुल के व्यक्त ना कर पाए उसको अंतर्मुखी कहा जाता है। इनके गुण क्या होते हैं, ये एकांत प्रिय होते हैं, संकोची, आत्मचिंतक और अध्ययनशील होते हैं। अब ये क्या बनते हैं, लेखक, दार्शनिक और वैज्ञानिक, और भी हो सकते हैं। एक्सट्रोवर्ट, जो खुल के विचारों को व्यक्त कर पाए, वाचाल यानी ज्यादा बोलने वाले, साहसी, नीडर, आशावादी और व्यवहार कुशल होते हैं। अब ये लोग क्या बनते हैं, राजनेता, सरपंच, क्रांतिकारी, व्यापारी, समाजसेवी, सरपंच 2 बार आ गया, और वकील। आफ्टर सम टाइम क्या हुआ, युंग के शिष्यों ने
शोध किया और पाया कि व्यक्तित्व, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो, मान लो कुछ बच्चे हैं घर पे शांत रहेंगे लेकिन बाहर जाके पूरे चिल्लाएंगे अपने दोस्तों में, मंडली में, तो वो दोनों व्यक्तित्व रखते हैं। तो उन्होंने तीसरा व्यक्तित्व का प्रकार भी बताया, उभयमुखी, यानी एम्बीवर्ट, जो इन दोनों का मिक्सचर होता है, जिसमें दोनों के गुण पाए जाते हैं, इंट्रोवर्ट भी और एक्सट्रोवर्ट भी। आगे देखते हैं फ्रीडमैन और रोजमैन का वर्गीकरण। फ्रीडमैन और रोजमैन का वर्गीकरण। फ्रीडमैन और रोजमैन ने दो टाइप बताई, ए और बी, ठीक है। उसके बाद टाइप सी मॉरिस ने बताई और टाइप डी जॉन डिनोलेट ने बताई। तो टाइप ए में कौन लोग आते हैं? जो अशांत होते हैं, अधीर होते हैं, इनमें हार्ट से रिलेटेड डिसीज ज्यादा पाई जाती है, हार्ट अटैक वगैरह इनमें ज्यादा होता है, जो जल्दी ही अपना धैर्य खो देते हैं, ठीक है। टाइप बी इनके जस्ट अपोजिट, जो रिलैक्स रहते हैं, शांत, चिंता मुक्त, संवेगात्मक, स्थिर, यानी कि 3 इडियट का आमिर खान टाइप्स। और टाइप ए में आते हैं जो दूसरे वाला था, रट्टू पोपट वाला। टाइप सी पे आता है मॉरिस, यानी सिंपली अगर देखा तो टाइप ए में वो लोग जल्दी परेशान हो जाते हैं। मान लो एग्जाम पेपर आपने देखा, 4 क्वेश्चन आपके आउट ऑफ सिलेबस दिखे, तो उसको देख के आपके हाथ पांव फूलने लगे कि अब क्या होगा, अब ये एग्जाम तो निकलेगा नहीं, जॉब नहीं मिलेगी, ये सब कुछ। टाइप बी में ऑल इज वेल टाइप होते हैं। टाइप सी बताया मॉरिस ने, उन्होंने विनीत और सहयोगी, उन्होंने बताया इन लोगों को बताया, विनीत और सहयोगी लोगों को अपने टाइप सी में रखा। और सी नाम कहाँ से दिया? ऐसे लोगों को कैंसर होने की संभावना ज्यादा होती है, तो सी नाम वहां से आया। टाइप डी जॉन डिनोलेट, ये अपने नाम से ही इन्होंने टाइप डी रख दिया, और ये होते हैं लोग डिस्ट्रेस्ड होते हैं, ठीक है, जो टेंशन वगैरह बिल्कुल नहीं लेते। तो ये फ्रीडमैन और रोजमैन का वर्गीकरण। अभी हम फर्स्ट पीरियड पे ही है, फर्स्ट टाइप पढ़ रहे हैं, टाइप वाली अप्रोच। इसी में आगे है कैनन का वर्गीकरण। कैनन ने ग्रंथियों के आधार पर वर्गीकरण दिया, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ग्रंथियों के आधार पर वर्गीकरण किसने दिया? कैनन ने दिया, और 14 ग्रंथियां बताई, उसमें से कुछ 4 हैं, जैसे थायराइड, पिट्यूटरी, एड्रिनल और गोनाड्स। ये ग्रंथियों के नाम कभी नहीं पूछे गए आज तक, सिर्फ ये पूछा जाता है कि कितनी ग्रंथियां बताई और कौन वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ग्रंथि के आधार पर वर्गीकरण दिया। उसके बाद स्प्रेंजर का वर्गीकरण। स्प्रेंजर का वर्गीकरण आया, ठीक है, बुक थी टाइप ऑफ मैन, और स्प्रेंजर का जो वर्गीकरण था वो मूल्य दृष्टिकोण के आधार पे था, मूल्य दृष्टिकोण के आधार पे। और ये कौन कौन से मूल्य थे जिनके आधार पे वर्गीकरण हुआ, उसको याद करने का कोड है पिसार्ड। पिसार्ड के नाम से याद कर सकते हैं। P फॉर पॉलिटिकल, E फॉर इकोनॉमिकल, S फॉर सोशल, एस्थेटिक, और आपका आएगा इसमें रिलीजियस और थ्योरेटिकल। तो पॉलिटिकल का क्या लोग है? जो लोग राजनीति में ज्यादा सक्रिय रहते हैं, आर्थिक रूप से जो अर्थ धन कमाने में ज्यादा एक्टिव रहते हैं। सामाजिक, जो सामाजिक कार्यों में आगे रहते हैं। उसके बाद एस्थेटिक, एस्थेटिक में आते हैं कलात्मक लोग, जो कला सौंदर्य, चित्रकार, साहित्यकार, पुजारी, कला सौंदर्य के पुजारी होते हैं, यानी कि आर्ट में दिलचस्पी रहती है जिनकी। रिलीजियस, जो धार्मिक कर्म कांडों में, धार्मिक चीजों में ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। थ्योरेटिकल, जो सैद्धांतिक लोग होते हैं, ठीक है, जो सारे काम प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग करें, विद्वानों को पसंद करने वाले लोग। तो स्प्रेंजर का जो वर्गीकरण था वो मूल्य दृष्टिकोण के आधार पे था, और उसका कोड आपको याद रखना है पिसार्ड। पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, आपका सोशल, एस्थेटिक, रिलीजियस और थ्योरेटिकल। तो ये था आपका स्प्रेंजर का वर्गीकरण। उसके बाद थॉर्नडाइक ने वर्गीकरण करा 3 प्रकार से। थॉर्नडाइक के वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या था? चिंतन और कल्पना शक्ति। चिंतन और कल्पना शक्ति 3 टाइप से करा उन्होंने। स्थूल विचार वाले लोग, सूक्ष्म विचार वाले लोग और प्रत्यय विचारक। तो स्थूल विचार वाले लोग कौन कौन से थे? जो देखकर ज्ञान प्राप्त करे, जैसे भूगोल का मैप देखा और वहां पे याद किया कि कौन सा स्टेट कहाँ पे है, ठीक है, देख के याद करने वाले। सूक्ष्म विचार वाले जो कल्पना कर सके, जिनकी कल्पना शक्ति ज्यादा है, तर्कशास्त्री, गणितज्ञ, वैज्ञानिक। और प्रत्यय विचारक, जो संकेतों या चिन्हों के माध्यम से काम करे, जैसे गणित में संकेत बहुत होते हैं, चिन्ह बहुत होते हैं, भौतिक में बहुत होते हैं, ठीक है। तो ये गणित वाले दोनों कैटेगरी में बैठते हैं। थॉर्नडाइक ने वर्गीकरण का आधार बनाया चिंतन और कल्पना शक्ति को, और 3 प्रकार से वर्गीकरण कर दिया: स्थूल विचार वाले, सूक्ष्म विचार वाले और प्रत्यय विचारक। इसके बाद नेक्स्ट आता है मांग,
वह आवश्यकता का सिद्धांत जो अब्राहम मैस्लो ने दिया। ठीक है, इन्होंने इन 5 प्रकार से व्यक्तित्व का निर्धारण किया कि कुछ टाइप के व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो शारीरिक मांग तक सीमित रह जाते हैं, कुछ सुरक्षा की मांग, समाज की मांग, सम्मान और आत्मसिद्धि। बाकी साइकोलॉजी में आपको कई और जगह भी देखने को मिलेगा मांग और आवश्यकता का सिद्धांत अब्राहम मैस्लो का, लेकिन यहाँ व्यक्तित्व में भी इसका जिक्र आता है। तो 5 स्तर बताए। सबसे पहला शारीरिक मांग, रोटी कपड़ा और मकान, फिर उसके बाद सुरक्षा होगी, फिर उसके बाद समाज की मांग होगी, फिर उसके बाद सम्मान और आत्मसिद्धि। और सबसे कम लोग पहुंच पाते हैं 5th वाले स्टेप पे। सबसे इंपॉर्टेंट होता है रोटी कपड़ा और मकान। तो ये था हमारा अब्राहम मैस्लो का मांग और आवश्यकता का सिद्धांत। पढ़ा भी होगा आपने कई बार ये पहले। और इसमें कंफ्यूज मत होना, एक हेनरी मुनरो ने भी मांग और आवश्यकता का मांग का सिद्धांत दिया, जिसमें कितनी मांग बताई, 40 मांग बताई गई। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। काफी सारे प्रिंसिपल हमने पढ़े, व्यक्तित्व के बारे में पढ़ लिया, व्यक्तित्व का टाइप अप्रोच पूरा कर लिया, और कल हम करेंगे इसका नेक्स्ट वाला ट्रेट अप्रोच और टाइप कम ट्रेट अप्रोच। इस वीडियो में इतना ही।